सो हाय एवरीवन, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी अभी अभी जस्ट 1 घंटे पहले इंडिया ने जीता। और आज संडे है एंड मैंने सोचा था कि आज मैं अच्छे से पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग रिकॉर्डिंग करूंगा, बट मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। एंड बिल्कुल से भी रिकॉर्डिंग करने की हालत में नहीं था। मैं 2-3 बार बैठा रिकॉर्ड करने को, बट मेरी तबीयत ने साथ नहीं दिया, तो आई आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। बट क्रेडिट टू द इंडियन टीम। मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता हूँ, और क्रिकेट में जब इंडिया अच्छा परफॉर्म करती है तो उससे थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये मैच को पूरा क्रेडिट जाता है कि मैं वापस से थोड़ा एनर्जाइज्ड हुआ हूँ, और जैसे ही मेरी बॉडी थोड़ी फिट हो गई और थोड़ा हेल्थ बेटर हो गया, आई थॉट कि चलो लेट्स गेट बैक टू वर्क। और मैं अब फाइनली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इट वॉज नॉट गुड इनफ फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है। बट क्रेडिट टू टीम इंडिया, इनके वजह से जो हैप्पीनेस है, तो उसके वजह से मैं वापस आ पाया, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इंडियन टीम को डेडिकेट करूंगा, और आप सबको जीत की बधाई हो। इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड को हराया, हालांकि न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा खेला, उन्होंने भी अच्छा फाइट किया, बट इन द एंड इट वाज द टीम इन ब्लू। चलिए हम लोग अपनी सिलेबस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। प्लानिंग चैप्टर में जो भी चीज इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में मैं जो जो टॉपिक करवाऊंगा और जो जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप बस उतना ही पार्ट करके जाइएगा। आपको मोर और लेस क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे, ठीक है। ट्राई करूंगा जितना भी चीज है उसको डिटेल में ही कवर करूं। वो रिवीजन वाला फट भागने का गलती हम लोग नहीं करेंगे। विल डू इट इन अ प्रॉपर वे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं बोलूं, जो भी एग्जांपल्स बताऊं, और जो भी मैं आपको इमेजेस या वीडियोस दिखाऊं स्क्रीन पे, उसको आप ठंडे दिमाग के साथ सुनना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया था आईएससी 2020 में। ये क्वेश्चन आने के 2 दिन बाद कोविड का लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट 5 स्टेप्स बताओ। अब देखो, प्लानिंग में 5 स्टेप्स से ज्यादा होते हैं, ठीक है। प्लानिंग में 5 स्टेप्स से ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो फर्स्ट 5 स्टेप्स का ही आया है। तो आपको 5 स्टेप्स ही बताने हैं एंड सिक्वेंशियल ऑर्डर में बताने हैं। आपको यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद में आपको अपने ही एग्जाम्पल से बताता हूं। आप अपने आप को सीन में लाकर देखो, तो आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहला है कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव यानी अपना गोल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना ऑब्जेक्टिव या फिर अपना गोल सेट करना पड़ेगा। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? अभी जो 2-3 दिन बाद एग्जाम होने वाले हैं, तो वो आपका गोल है। आपको कॉमर्स में लेट्स से 95% लाना है, तो ये आपका गोल हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो बिफोर यू प्लान एनीथिंग, आपके मन में एक टारगेट तो होना चाहिए, राइट? ओके। इसके बाद अब आपने गोल तो बना लिया, अपना टारगेट तो बना लिया, बट आप कुछ अजम्पशंस भी लेकर के चल रहे हो। अजम्पशंस क्या लेकर के चल रहे हो? लेट्स से आपके पास 2 दिन बचे हैं, तो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि इस 2 दिन में आपको फुल 24 आवर्स मिलेंगे। आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपको ये फुल 48 आवर्स मिल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। हो सकता है बीच में, अब जैसे मेरे हेल्थ खराब हो गई थी, हो सकता है, भगवान ना करे, बट आपका भी हो सकता है। तो वी आर अज्यूमिंग, वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब होता है हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं। हमने फ्यूचर थोड़ी ना देखा है, हमने बस अजम्पशन करना है। मैं सोच के बैठा था संडे सुबह से रिकॉर्डिंग करूंगा। अभी रात के कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 10:53, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, ठीक है। बीच बीच में आपको क्रैकर्स की साउंड आएगी, क्योंकि जीत गया है तो एंजॉयमेंट चल रहा है बाहर, ठीक है। सो सबसे पहला आप गोल सेट कर लो। सेकेंडली आप कुछ अजम्पशंस ले लो, बिकॉज यू हैवंट सीन द फ्यूचर, सो यू विल हैव टू वर्क ऑन अजम्पशंस, ठीक है। नंबर 3, आप आइडेंटिफाई कीजिए डिफरेंट ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल रहेंगे, तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। यानी कि इन शॉर्ट बोला जाए तो आप डिफरेंट ऑप्शंस फाइंड आउट कीजिए कि इन 48 आवर्स में आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, या आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे, या आप किसी और का यूट्यूब चैनल देखेंगे, या फिर आप दोस्त के साथ ग्रुप स्टडी करेंगे, या आप अपने ट्यूशन वाले टीचर के साथ बैठ करके रिविजन करेंगे। तो कैसे कैसे आप करोगे? तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके गोल्स को अचीव करने के लिए कितने रास्ते हैं, तो फिर नेक्स्ट है कि आप बेस्ट वाले को चुनोगे। बट कैसे? इवैल्यूएट करके। आपको क्या करना होगा? इवैल्यूएट एंड कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता बेटर है, ठीक है। अभी कल परसों किसी ने कमेंट में लिखा कि सर पहले से पढ़ रखे हैं बट फिर भी बहुत टाइम लग रहा है,
ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको सेल्फ स्टडी पे कम डिपेंडेंट होकर किसी टीचर का सहारा ले लेना चाहिए, ठीक है। चाहे आप ट्यूशन टीचर्स का सहारा लो, चाहे आप यूट्यूब टीचर्स का सहारा लो, बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी टाइम ज्यादा लग रही है, आपने पहले पढ़ा है बट आपके साथ वो हो रहा है, मतलब आपको तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या आपकी स्पीड स्लो जा रही है, ठीक है, एक एक चैप्टर आपने सोचा था जल्दी कर लोगे बट ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अपने हाथ में फिर मत लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो गए। तो आप किसी गाइडेंस में प्रिपरेशन करिए। तो दिस इज इवैल्यूएशन। अभी आप हर चीज को इवैल्यूएट कर रहे हो, सेल्फ स्टडी करें क्या, अभी आपको लगेगा सेल्फ स्टडी में अकेले पढ़ जाएंगे, कोई अच्छा दोस्त देख लो जो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता है, ठीक है, तो उसके साथ आप पढ़ सकते हो। कोई ऐसे यूट्यूब चैनल को देख लो जैसे कि मेरा वाला है, जो आपको जल्दी कम टाइम में मेन क्रक्स एरिया कंप्लीट कराता जाए, या फिर आपके ट्यूशन टीचर है तो वो, तो ये क्या है, आप इवैल्यूएट कर रहे हो विच वन इज बेटर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने गोल सेट कर लिया, फिर आपने फ्यूचर तो देखा नहीं है तो आपने कुछ असम्पशन ले लिया, देन आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव निकाले, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस निकाले जो आपको उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। सारे ऑप्शंस तो नहीं ले सकते, तो बेस्ट वन लेना है, बट बेस्ट वन कैसे लेंगे, इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है इसलिए कॉस्ट एंड बेनिफिट लिखा है, बट जनरली कहने का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखना है, ठीक है। तो कॉस्ट हो गया नेगेटिव, बेनिफिट्स हो गया पॉजिटिव, तो हर चीज का कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होता है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। और इवैल्यूएशन कर लेने के बाद जब हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में जाना है, देन वी विल डू डेरिवेटिव प्लानिंग। डेरिवेटिव प्लानिंग क्या होता है, मेन तो ये गोल है, बट इसको अचीव करने के लिए हम लोग छोटे छोटे प्लान बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल, यहां लिखा है शेड्यूल, तो आप शेड्यूल बना के पढ़ोगे कि मैं कौन से चैप्टर में कितना टाइम देने वाला हूं, तो कितने बजे कौन सा वीडियो देखना है, कितने बजे कौन सा नोट्स पढ़ना है, कितने बजे आपको कौन सा चैप्टर करना है, तो इन सबको शेड्यूलिंग करना। ये क्या हो रहा है, अब माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं, पहले मैक्रो लेवल पे डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, अब छोटी छोटी चीजों को जैसे शेड्यूलिंग कर रहे हैं हम लोग। शेड्यूलिंग मतलब अपनी पहले से टाइमिंग्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कहां से क्या कितना देर करना है उसको डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिंग कोऑपरेशन। अब आपको देखो ऑफिस एनवायरनमेंट में तो एम्प्लॉइज का कोऑपरेशन लेना पड़ेगा, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको एम्प्लॉइज का कोऑपरेशन लेना पड़ेगा, बट अगर अब जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं घर का, तो आपको क्या करना होगा, अपने पेरेंट्स का कोऑपरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जब फोन में या क्या कंप्यूटर में मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, उनको लगेगा पता नहीं आप फोन में गेम खेल रहे हो क्या, या किसी से चैटिंग कर रहे हो। पेरेंट्स का होता है ना कि सारा दिन तो फोन में लगा रहता है, सारा दिन फोन में लगा रहता है, वो बोलते हैं ना, आप भले ही 3 घंटे लगातार पढ़ाई करो फोन पे, आप पढ़ाई करो 3 घंटे, बट आप 2 मिनट के लिए अगर चैटिंग करने लग गए, वो उस टाइम आपको देख लेते हैं, होता है कि नहीं, वो उस टाइम आपको देख लेते हैं और फिर आपके ऊपर वही ब्लेम लग जाता है, आप बेचारे 3 घंटे से पढ़ रहे थे, बट 2 मिनट के लिए आपने व्हाट्सएप क्या चेक कर लिया, पूरे आपके 3 घंटे वो मान लेंगे कि आपने चैटिंग ही किया है, ठीक है। तो बेसिकली कोऑपरेशन, जिनके साथ भी आप गोल में इन्वॉल्व हो उनका कोऑपरेशन लेना पड़ेगा, आप अकेले प्लान बना के उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, यू नीड अदर पीपल्स टू बी ऑन बोर्ड। तो कंपनी में यू नीड अदर एम्प्लॉइज टू बी ऑन बोर्ड। एंड लास्टली फॉलो अप एक्शन, आपको देखते रहना पड़ेगा कि जो आपने ऑल्टरनेटिव को चुना है, इवैल्यूएशन जो यहाँ पे किया, इवैल्यूएशन करने के बाद जो आपने ऑल्टरनेटिव चुना वो सही काम कर रहा है क्या, आपने जो सोचा था वैसे ही चल रहा है क्या, बिकॉज आपने तो प्रेमाइसिस के बेसिस पे किया था, आप तो अज्यूम करके चल रहे थे फ्यूचर को, इज फ्यूचर हैपनिंग जस्ट लाइक यू थॉट, वरना फिर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा, प्लान को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, अगर फर्स्ट 5 स्टेप्स आया तो आप बस पहला 5 लिख कर आओगे, आपको उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे आप एनी 4 पॉइंट्स करके चलिएगा, मैं भी आपको 4 पॉइंट ही कराऊंगा। ध्यान से देखो प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि प्लानिंग होगा तो ही कंट्रोलिंग हो सकता है। अगर आपको प्लान नहीं पता तो आप कंट्रोल क्या करोगे, ठीक है। सपोज आपका प्लान था 200 यूनिट्स आउटपुट बनाने का, और आप देखते हो कि 180 यूनिट्स आउटपुट ही बन रहा है, तो नाउ यू नो कि आप गलत हो, है ना, आपको पता चलेगा कि आप गलत हो, क्योंकि 200 बनाने थे और 180 बनाया, तो आपको पता है कि 20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 से शॉर्टफॉल हो रहा है। बट अगर मैं आपको ये बताऊं ही ना कि प्लान कितने का है, तो अब मैं आपको सिर्फ बताता हूं कि 180 बना रहे, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे जब आपको मालूम ही नहीं है कि बनाना कितना है, समझ रहे हो। सो प्लानिंग बेस बनाता है, यहां लिखा ना, प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो आप कंट्रोलिंग किस चीज को करोगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग केओस की जगह क्लैरिटी लेकर आता है, इट ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ क्लैरिटी। जब पहले से प्लान सेट होता है, वी नो व्हाट टू डू, तो कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं रहेंगे, राइट।
नंबर 3, प्लानिंग की वजह से अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कुछ गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, खत्म नहीं होते। इट रिड्यूसेस, रिड्यूसेस मतलब कम कर देता है, थिंग्स गोइंग रॉन्ग उसके चांसेस को कम कर देता है, ठीक है, एंड नहीं करता, कम कर देता है। तो जब हम प्लान करके चलते हैं तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सक्सेस के, गारंटी तो नहीं है बट ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एंड लास्ट, हमारे जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस मतलब डे टू डे एक्टिविटी, जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटी करते हैं ना, प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, मटेरियल का कंजम्पशन हो रहा है, मशीन्स चल रही हैं, मशीन्स में रॉ मटेरियल जा रहे हैं, तो इतने जो कंजम्पशंस हो रहे हैं वो इकोनॉमिकली होंगे अगर पहले से सब प्लान किया हुआ है। तो इफ वी नो कि कितना बनाने के लिए, कितने आउटपुट बनाने के लिए कितने मटेरियल्स लगेंगे, इफ वी नो ऑलरेडी कि क्या क्या खर्चा होगा, अगर सब पहले से प्लान किया हुआ है तो फिर अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होगा, हमारे जो ऑपरेशंस होंगे, डे टू डे ऑपरेशंस होंगे, वो ज्यादा इकोनॉमिकल होंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द रीजन इज दैट कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आईएससी 2024 में आ चुका है, इट केम फॉर 4 मार्क्स, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो 2 मार्क्स के लिए आप 2 पॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लानिंग, हाँ, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि क्या प्लानिंग गारंटी करता है सक्सेस, द आंसर इज नो, प्लानिंग गारंटी नहीं करता। प्लानिंग आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ा देता है बट कोई कंफर्म गारंटी नहीं है उसका, ठीक है। तो 2 पॉइंट आप कर सकते हो, प्लानिंग कॉस्टली प्रोसेस है एंड प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जहां अर्जेंट डिसीजन लेने हैं, क्विक डिसीजन लेने हैं, वहां प्लानिंग काम नहीं आएगा। तो आप 2 पॉइंट यहां से कर सकते हैं, उससे ज्यादा लिमिटेशंस में इस एग्जाम के लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हमारे सिलेबस में है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है आप लोगों के लिए, तो मैं इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स यूज करूंगा और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इज एनीथिंग लॉन्ग टर्म जो आप अचीव करना चाहते हो, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसे एंड या रिजल्ट भी कहा जाता है, जो आप फाइनली पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार के मार्केट में है, कार प्रोड्यूसर है, तो कार के मार्केट में 25% शेयर पाना, पूरे मार्केट का टोटल प्रॉफिट का 25% हिस्सा आप अपने पास लाना चाहते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर लॉन्ग टर्म, टॉप मैनेजमेंट इसे डिसाइड करते हैं, और प्लानिंग की प्रोसेस जो है वो यहीं से शुरू होती है। अगर आपको प्लानिंग का स्टेप्स याद हो तो पहला स्टेप क्या था, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आता स्ट्रैटेजी, एक टास्क को कैसे करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म अ टास्क, उसको, उसकी एक ब्लूप्रिंट को बोलते हैं स्ट्रैटेजी। व्हाट इज ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट मतलब एक रफ आइडिया, कैसे कंप्लीट करोगे उसका एक रफ प्लान को हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, ठीक है, सो यू वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। तो अभी उस न्यू प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करोगे? आर यू गोइंग टू गिव अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, और यू आर गोइंग टू डू अ सोशल मीडिया कैंपेन, या फिर आप किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बना के उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो, या फिर आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारोगे। सो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? क्या बोला मैंने? हाउ, हाउ कैसे करोगे? व्हाट इज योर प्लान टू लॉन्च समथिंग या डू अ स्पेसिफिक टास्क? दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी एक ब्लूप्रिंट है और ये समय के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है पॉलिसी। नाउ व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट जो डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने डिसीजन मेकिंग में यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जितने भी सोशल वो है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मार्केट्स है, ये लोग सपोज 7 डेज का रिटर्न पॉलिसी फॉलो करते हैं। क्या बोला? 7 डेज का रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, रिटर्न पॉलिसी फॉलो करते हैं। मतलब अगर आप 7 डेज, जब आपने परचेज किया, आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है, तो 7 डेज के अंदर अंदर अगर आप रिटर्न करते हो तो ये रिटर्न एक्सेप्ट कर लेंगे, ये इनकी पॉलिसी है। बट अगर आप 7 दिन के बाद रिटर्न करने जाओगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी इनकी पॉलिसी है। तो इनका डिसीजन इस बेसिस पे लिया जाता है कि आपने 7 डेज के पहले रिटर्न किया या 7 डेज के बाद रिटर्न किया है। तो पॉलिसी इज समथिंग जो इनके सारे स्टाफ अपने डिसीजन यस या नो के लिए यूज करेंगे। बात समझ में आई? ओके, अब 4 एंड 5 पे थोड़ा ध्यान देना, चाहो तो पॉज करके एक बार फर्स्ट 3 को कंप्लीट भी कर सकते हो। 4 एंड 5 पे थोड़ा ध्यान देना। नंबर 4 आता है प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज प्रोसीजर?
किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, ठीक है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या फिर किसी काम को करने का एग्जैक्ट मैनर, ये सब कीवर्ड्स है जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ठीक है? तो किसी भी काम करने को स्टेप बाय स्टेप तरीके को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर। जैसे कि आपको नए स्टाफ लाने हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए स्टाफ लाने हैं, तो नए स्टाफ लाने का आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या तरीका है? आप बोलोगे सर हम लोग पहले न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं, लोकल न्यूज़पेपर, बिज़नेस न्यूज़पेपर्स, उन सब में हम लोग ऐड डालते हैं। फिर जो हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं तो उनमें से कुछ लोगों को हम लोग टेस्ट या एग्जाम के लिए बुलाते हैं। एग्जाम कंडक्ट हो जाता है तो फिर उनका इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू हो जाता है तो उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह करके फिर हम लोग फाइनली डिसाइड करते हैं किसको प्लेसमेंट देना है। ठीक है? तो बेसिकली ये आपका स्टाफिंग का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा बहुत डिफर करता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर मतलब क्या? किसी चीज को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। अच्छा, मेथड क्या होता है? देखो, कोई भी काम करने का बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन करते हो ना, तो डेप्रिसिएशन को करने का भी बहुत सारा तरीका होता है। आपने दो पढ़ा है क्लास 11 में, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आपने स्ट्रेट लाइन क्या पढ़ा? मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। और डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दो मेथड्स आपने पढ़े थे। वैसे और भी मेथड्स होते हैं, आपने दो पढ़े थे क्योंकि आपके सिलेबस में दो था। तो मेथड क्या होता है? किसी भी काम करने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है? और वर्क, जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैन बी डन बाय मेनी वेज। तो किसी एक वे को सिलेक्ट कर लेना, उसे हम कहते हैं मेथड। मेथड इज डन फॉर कंप्लीटिंग, मेथड इज चोजन फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है? तो मेथड एक फॉर्मलाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड वे है ऑफ अकम्प्लिशिंग, मतलब कंप्लीट करना अ रूटीन जॉब। ठीक है? तो डेप्रिसिएशन हर साल हम लोग करते हैं, किस मेथड से करेंगे वो डिसाइड कर लेना। ठीक है? तो आया आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये स्टैंडिंग यहाँ पे लिखा था ऊपर में, स्टैंडिंग, ये पॉलिसी वाले में स्टैंडिंग लिखा हुआ था। नीचे भी आओगे तो रूल्स में भी स्टैंडिंग लिखा हुआ है। क्या है ये स्टैंडिंग? स्टैंडिंग का मतलब, स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है? तो जैसे पॉलिसी, पॉलिसी आप हर बार यूज कर सकते हो। ये कोई एक दिन का प्लान नहीं है, पॉलिसी कोई एक बार का प्लान नहीं है। पॉलिसी लंबे समय तक रहेगा जब तक चेंज ना हो जाए। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट आता है रूल्स, नंबर 6, रूल्स। रूल्स बनाए जाते हैं एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है? अपने इंटरनल मेंबर्स के लिए बनाए जाते हैं रूल्स। ठीक है? जैसे आपका स्कूल, स्कूल के मेंबर्स कौन हो गए? आप लोग हो गए। तो आपके लिए रूल्स बनाया गया है, किस दिन आपको स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में आना है, किस दिन आपको नॉर्मल यूनिफॉर्म में आना है, उसको बोलते हैं रूल्स। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में भी एम्प्लॉइज होते हैं, उनके लिए भी रूल्स होते हैं। ठीक है? तो रूल्स आर स्टैंडिंग प्लान्स, बार बार इन्हीं को आपको फॉलो करना है, एंड इसको अगर नहीं फॉलो किया तो पनिशमेंट मिल सकता है। इस पे केस स्टडी भी बन सकता है, वो आपको बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सैटरडे को हाफ डे होता है, बाकी दिन फुल डे होता है। हर दिन आप फॉर्मल क्लोथ्स में आओगे, सैटरडे को कैजुअल क्लोथ्स भी अलाउड है। तो कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है? तो ये रूल्स है, एम्प्लॉइज के लिए जो बनाया गया है वो रूल्स है। ठीक है? तो ये एम्प्लॉइज के लिए जनरली बनाया जाता है। नहीं फॉलो करने से इसमें पेनल्टी भी लग सकती है अगर आप नहीं फॉलो किए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज वगैरह में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ठीक है? क्योंकि आग लग सकती है आपके स्मोक के चलते वहां पे, तो स्मोकिंग अलाउड नहीं होता। बट अगर फिर भी कोई स्मोक करता हुआ पकड़ा गया तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है? तो रूल्स होते हैं और उनके लिए, मतलब जो इंटरनल मेंबर्स है उनके लिए। नेक्स्ट आता है बजट, नंबर 7, बजट। बजट एक सिंगल यूज प्लान है। सिंगल यूज मतलब एक बार ही यूज कर सकते हो, अगली बार के लिए आपको फिर न्यू बजट बनाना पड़ेगा। तो बजट होता क्या है? पहली बात तो ये फाइनेंशियल इन नेचर होता है। आपके बिजनेस में होने वाले जितने भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, पहले से डिसाइड करना। आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है और आपका जो रिजल्ट होता है वो एक्सपेक्टेड होता है एक्सपेंसेस और इनकम के थ्रू। ठीक है? तो आपके बिजनेस में एक्सपेक्टेड यानी कि फ्यूचर, फ्यूचर में खर्चे क्या क्या होंगे, फ्यूचर में इनकम कहाँ कहाँ से आएगा, उसको पहले से डिसाइड करना इस बजट। तो अब अगला साल, जो अगला साल स्टार्ट होगा अप्रैल से, हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल से हम लोग अगले साल जो 12 महीना का पीरियड आएगा, कहाँ कहाँ से इनकम कमाएंगे, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंस करेंगे, उसको पहले से डिसाइड करना इस बजट। ये सिंगल यूज है, मतलब अगले साल यूज कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए एक न्यू बजट बनेगा, हर साल के लिए एक नया बजट बनेगा। बजट्स आर नॉट स्टैंडिंग प्लान। ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, बजट स्टैंडिंग नहीं होते, बार बार हमें न्यू बनाना पड़ता है। एंड फाइनली नंबर 8 आता है आपका प्रोग्राम।
प्रोग्राम इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अदर प्लान्स जो हमने ऊपर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें देखो जैसे हमने ऊपर बात किया ना, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, तो इन सब को कंबाइन कर दोगे ना तो बेसिकली वो बनता है आपका प्रोग्राम। तो जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की, फिर हमने प्रोसीजर्स की बात की, हमने पॉलिसीज की बात की, तो कंबाइनिंग ऑल ऑफ देम मेक्स वन प्रोग्राम। तो आप ऐसे बात कर सकते हो कि अगले 6 महीने का क्या प्रोग्राम है, ठीक है, अगले 6 महीने का क्या प्रोग्राम है। तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ इसके थ्रू, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगले 6 महीने आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगले 6 महीने आप किसी चीज में प्रोसीजर क्या फॉलो करने वाले हैं, अगले 6 महीने तक आपकी पॉलिसीज क्या क्या होने वाली है। तो इन सबको टुगेदर हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्राम एक सिंगल यूज है, वो पीरियड पार हो गया फिर आपको नेक्स्ट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये चेंज होता रहेगा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसको एक बार अपने एंड से गो थ्रू कर ले, आपको रिपीट करके देखना है तो रिपीट करके देख लो, एक दो बार देखने से ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितना कम टाइम में हम लोग कर पाए। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको आप थोड़ा माइंड में डालने की कोशिश करो। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, बट उस ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। सो ऑन राइट एट द टॉप यू हैव योर ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे कि एक हिस्सा हो जाएगा पार्ट ए आपके फैक्ट्री, और दूसरा पार्ट हो जाएगा जहां पे आप पेपर वर्क करोगे, आपका ऑफिस। फिर फैक्ट्री में भी अलग अलग तरीके के काम होंगे, ऑफिस में भी अलग अलग तरीके के काम होंगे, इनको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाना, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ये इमेज याद रखना, इमेज आगे भी काम आएगा जब हम लोग बाद में फर्दर डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, एक क्वेश्चन है जो मेरे क्वेश्चन बैंक में गिवन है, और आंसर भी आपको इसी तरीके से करना है उसका, ठीक है। जो लाइंस मैंने बोल्ड कर रखा है, जो लाइंस को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मेक श्योर आप भी उसी तरीके से आंसर करें, उन बोल्ड और हाईलाइटेड पॉइंट्स को जरूर अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। काफी टाइम हो गया है इस क्वेश्चन को आए हुए, अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से। सैंपल पेपर 2023 में भी था, ठीक है, तो काउंसिल वालों की नजर है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके सारे स्टेप्स को, ठीक है, और ट्राई करते हैं लर्न करने का। मेक श्योर कि आपके मन में ये वाला इमेज अच्छे से हो, ठीक है, और इसको ध्यान में रख के हम लोग स्टेप्स लर्न करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे, मतलब बेसिकली ये स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें, हाउ टू डू दिस। तो सबसे पहला है कि आप काम को बांटो, ठीक है, जितने भी काम है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स है, उन पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के काम होंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा कहाँ है? ये है, दिस टॉप वन, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सेपरेट सेपरेट काम होता है, जैसे वन, परचेज का काम होगा, रॉ मटेरियल। टू, प्रोडक्शन का काम होगा, फिनिश गुड्स बनाएंगे। थ्री, स्टोर रखेंगे जहां पे हम लोग गुड्स को मैनेज करेंगे, स्टॉक को मैनेज करेंगे, उसके लिए स्टोर रहेगा। फोर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना, ये एक काम है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये एक काम है। सेल्स, ये एक काम है। सेवन, लीगल वर्क, ये भी एक काम है। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स आर गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है आपको, यहाँ पे 7 अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का पहला काम है कि आप डिवीजन कर लो, काम को बांट लो। तो हमने 7 काम में बांटा। फिर ग्रुप कर लो जो सिमिलर एक्टिविटीज है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो दोनों नंबर्स रिलेटेड चीजें उन्हें एक जगह पे हमने डाल दिया, एक साथ हमने डाल दिया, ठीक है। तो जो भी सिमिलर टाइप के एक्टिविटीज है उनको आप क्लब कर दीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए, ठीक है। नंबर 3, आप फिर ड्यूटीज असाइन करो। किसको असाइन करोगे? जो इंचार्ज रहेगा, जो मैनेजर रहेगा, जैसे स्टोर, यहाँ नंबर 3 पे स्टोर है, तो स्टोर की ड्यूटी आप किसे दोगे? स्टोर मैनेजर को दोगे। स्टॉक, जब भी हमारी नई मटेरियल्स आएंगी तो यहाँ स्टोर का जो कीपर होगा वो इंसर्ट करेगा अपने स्टोर्स में मटेरियल को, और जब भी इशू करना होगा तो वही इशू करेगा। तो थर्ड स्टेप क्या है कि आप किसी को इंचार्ज बनाइए, उसे ड्यूटी असाइन कीजिए डिपेंडिंग ऑन हिज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एटसेट्रा।
आप ड्यूटीज असाइन कीजिए। तो अभी तक क्या क्या स्टेप हमने देखा। नंबर वन स्टेप, पहले तो आप डिवाइड कर लो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम होगा, ठीक है। डिवीजन करने टाइम जो सिमिलर काम है उनको एक ही ग्रुप में डाल दो, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को हमने एक ही ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। नंबर थ्री, आप हर ग्रुप का एक ड्यूटी असाइन कर दो कि परचेज का काम कौन देखेगा, स्टोर का काम कौन देखेगा, सेल्स का काम कौन देखेगा, सब हेड्स लोग को आप असाइन कर दीजिए। फोर्थ नंबर फिर आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपने जैसे नंबर थ्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को दे दिया, ठीक है, इस पर्सन को दे दिया। आपको क्या लगता है ये सारा काम संभाल लेगा, ये कभी जिंदगी में एब्सेंट नहीं करेगा, हाँ, कभी इसकी तबीयत खराब नहीं होगी, कभी ये लाइफ में बिजी नहीं हो जाएगा कहीं और। तो ऑब्वियसली ये पर्सन हर दिन तो नहीं अपना वर्क दे सकता है, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, अपनी डेलीगेशन करनी पड़ेगी अथॉरिटी, मतलब अपने जूनियर्स, इसके अंडर में काफी सारे स्टाफ रहेंगे, स्टाफ नंबर वन, स्टाफ नंबर टू, स्टाफ नंबर थ्री, काफी सारे स्टाफ रहेंगे। सब कुछ ये खुद ही नहीं कर लेगा, ये कभी कभी एब्सेंट भी रहने वाला है, ये कभी कभी मतलब बेसिकली ये 100% काम नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली नो वन इज गोइंग टू डू दैट। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वहां एक अकाउंट मैनेजर रहेगा, तो क्या सारी अकाउंटिंग वही कर लेगा? नहीं, वो लोग अपने जूनियर्स को फिर ड्यूटीज असाइन करेंगे, जो इनको मिला है ना उसको डेलीगेट करेंगे। डेलीगेट मतलब अपने जूनियर से काम कराना। एंड पॉइंट नंबर फाइव होगा कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। ये सारे एक्टिविटीज, जो 7 एक्टिविटीज है, ये सब एक साथ चलने चाहिए, ठीक है। जैसे सेल्स वाले लोग हैं, तो सेल्स वाले लोग बताएंगे कि कितना वो मार्केट में बेच पाएंगे इस मंथ, ठीक है। कौन बताएगा? सेल्स वाले लोग। कलर चेंज कर ले क्या? चलो हटा ही देते हैं, बहुत कुछ लिखा गया। देखो, सेल्स वाले लोग, पहले सेल्स वाले लोग बताएंगे कि हम लोग 500 यूनिट बेचने वाले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इस मंथ में, ठीक है। अब सेल्स वालों के अकॉर्डिंग परचेज वाले मटेरियल परचेज करेंगे, सॉरी प्रोडक्शन वाले लोग प्रोड्यूस करेंगे, वो 500 बेचेंगे, तो प्रोडक्शन वालों को कम से कम 600 बनाना पड़ेगा, तो ही तो 500 बेच पाएंगे। अच्छा, 600 बनाने के लिए जो मटेरियल परचेज करना है, सपोज 1000 केजी मटेरियल परचेज करना होगा, तो वो मटेरियल ये लोग परचेज करेंगे। वो मटेरियल जो आएगा वो फिर स्टोर में जाएगा, इन पूरी चीजों की अकाउंटिंग होगी, ठीक है। तो बेसिकली सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो कोऑर्डिनेशन, पॉइंट नंबर 5, बहुत जरूरी है, वरना फिर सारे डिपार्टमेंट्स आपके अनऑर्गेनाइज वे में चलेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या सीखा, ध्यान से सुनो। हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहला, आप काम को बांट लीजिए, ठीक है। तो 7 टाइप्स ऑफ वर्क हो गए। सेकंड, जो सिमिलर नेचर के वर्क है उनको ग्रुप कर लो, ठीक है। अकाउंटिंग फाइनेंस एक जैसा हो गया। नंबर 3, हर ग्रुप का एक इंचार्ज बना दो, असाइन द ड्यूटीज, ठीक है। फिर वो अकेला तो कर नहीं पाएगा, तो वो डेलीगेशन भी करेगा, ठीक है, मतलब अपने जूनियर से भी काम कराएगा। एंड फिफ्थ नंबर, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक की जानकारी दूसरे को होनी चाहिए, वरना फिर अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, केओस हो जाएगा। तो बस इतना सा है और आपका ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास मेरा बुक नहीं है, और जिनके पास मेरा बुक है, मेरे बुक के अलावा, मेरे बुक से बाहर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू व्हाटएवर आई हैव गिवन इन द बुक, ठीक है। जितने क्वेश्चंस दिया है, जितना मैंने आंसर दिया है, बोल्ड किया, हाईलाइट किया, आपको बस उतना ही करना है। यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनीथिंग एल्स। आप अपना स्कूल बुक में देखोगे बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स दिए हैं, उतना एग्जाम में लिख के नहीं आ सकते, ठीक है। जो मैंने बोल्ड किया है, जो हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, बस उतना आपको करके आना है, ठीक है। स्टेप्स जब भी पूछेगा, चाहे 4 मार्क्स का पूछे, चाहे 3 मार्क्स का पूछे, आप 5 स्टेप्स, मतलब आप सारे स्टेप्स बता करके आओगे, ठीक है। यू विल टेल ऑल द स्टेप्स। अगर उन्होंने बोला कि मेंशन एनी 4, मेंशन फर्स्ट 5, तो फिर उनके हिसाब से करेंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो सारे स्टेप्स बताने हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग मत बता देना, ठीक है। स्टेप्स सारे बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो ये हमारा वो डायग्राम था। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अब ऑर्गेनाइजिंग जो कर रहे हैं वो कितने टाइप से कर सकते हैं। सो वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। जब हम काम के बेसिस पे, बेसिक फंक्शन, वर्क के बेसिस पे, जब हम लोग वर्क के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। सो व्हेन वी क्रिएट डिपार्टमेंट्स, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डिपार्टमेंट्स बने, ये सबका अलग अलग काम है। तो काम के बेसिस पे जब डिपार्टमेंट्स बनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। इसका क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है, आओ देखते हैं। पहला फायदा हो सकता है कि ये टाइम प्रूवन है, टेस्टेड है, मतलब ये बहुत लोगों ने ट्राई किया है और सक्सेसफुली ट्राई किया है। तो अगर आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाना चाहते हो, 7 डिपार्टमेंट इस तरीके से बनाना चाहते हो काम के बेसिस पे,
तो यू कैन गो अहेड बिकॉज और लोगों ने भी पहले ट्राई किया है एंड ये काम करता है, तो एकदम टेस्टेड मॉडल है, यू कैन डायरेक्टली डू इट। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज है कि ये काम करता है, सक्सेसफुल है। नंबर टू, सारे एक्टिविटीज कवर हो जाते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जब आप डिपार्टमेंट बनाओगे कि आपको क्या क्या काम करना है, तो इस तरीके से सारे काम कवर हो गए। ठीक है, ऑल वर्क्स आर कंप्लीटेड, ऑल वर्क्स आर टेकन केयर ऑफ, कुछ छूट नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने हर काम के हिसाब से एक डिवीजन बना दिया है, तो देर इज नो चांस ऑफ मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट वन जो है उसका काम एकदम अलग है और डिपार्टमेंट सेवन जो है उसका काम एकदम अलग है, तो दोनों अपने अपने काम पे फोकस करेंगे, किसी का कोई ओवरलैपिंग नहीं होने वाला, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं बनता। मतलब एक डिपार्टमेंट सपोज कुछ कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट भी वही काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का काम अलग अलग है, तो सेम काम डुप्लीकेशन कभी नहीं होगा। समझ गए? जब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप पॉज करके एक बार याद करना, ठीक है? फिर डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। डिसएडवांटेज नंबर वन ये होगा कि अब जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट का कोई इंचार्ज है, तो इसका फोकस ना सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट पे होगा, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस नहीं करेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का बारे नहीं सोचेगा, ये सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चले। ठीक है, ही मे नॉट बी एबल टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे वो नहीं सोचेगा, बस अपना घर चले इतना सोचेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज अब देखो मान लो कंपनी को लॉस होता है, सपोज कंपनी को लॉस होता है, तो ब्लेम किस पे जाएगा? लोग कहेंगे कि यार सेल्स वाले बेच नहीं पा रहे, सेल्स वाले नहीं बेच पा रहे, सेल्स वाले कहेंगे यार प्रोडक्शन वाले खराब गुड्स बना रहे तो कोई खरीद नहीं रहा मार्केट में, प्रोडक्शन वाले कहेंगे कि यार परचेज वाले मटेरियल खराब दे रहे तो प्रोडक्ट खराब बन रहा है, मटेरियल वाले बोलेंगे कि ये फाइनेंस वाले हमें पैसे ही नहीं देते तो हम सस्ता में खरीद के ला रहे हैं। तो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चलेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन है एग्जैक्टली, हुज टू बी ब्लेम फॉर द लॉस, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट डिसएडवांटेज होगा कि हाँ, जब कंपनी बड़ी होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन में और दिक्कत आ जाएंगे। अभी आप एक जगह पे हो, एक जगह पे आपकी सारी ऑफिस है, फैक्ट्री भी बगल में है, बट जब बड़े हो जाएंगे तो फिर अलग अलग स्टेट्स में हमारी ऑफिस होगी, अलग अलग स्टेट्स में हमारे और फैक्ट्रीज होंगे, तो उस टाइम कोऑर्डिनेशन करना और डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीके से अगर काम करोगे तो ये वहीं पे ठीक है जहां पे आप वन प्रोडक्ट बना रहे हो या वन सिटी में ऑपरेट कर रहे हो, तो उनके लिए ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा या फिर ऐसे पूछा जाए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे ठीक रहेगा, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर वहां ठीक रहेगा जहां आपके पास लेस प्रोडक्ट्स है, ज्यादा वैरायटी नहीं है, और आपकी लोकेशन जो है वो लिमिटेड है, लोकेशन लिमिटेड है, मतलब एक ही शहर में है या एक ही स्टेट में है। मल्टीपल लोकेशंस में जाओगे या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाओगे तो वहां ये काम नहीं आएगा। तो वहां क्या काम आएगा? वहां काम आएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर ये आईटीसी की ब्रांड्स है, आईटीसी। तो आईटीसी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उसने क्या किया ना, अपने डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्ट के बेसिस पे बांट रखा है, प्रोडक्ट के बेसिस पे। जैसे पिछला वाला क्या था, पिछला वाला वर्क के बेसिस पे था, पिछला वाला जो डिवीजन था वो वर्क के बेसिस पे था, अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे था। अभी जो डिवीजन हो रहा है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे है। ठीक है, तो इसके क्या फायदे, इसके क्या नुकसान है, आइए देखते हैं। सबसे पहला फायदा होगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था ना, सब काम के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बना रखे थे, तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। सेल्स वाले कितना बेचेंगे, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन वाले कितना बनाएंगे, उस हिसाब से मटेरियल वाले कितना खरीदेंगे, तो सबको लिंक करना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या है, जैसे आशीर्वाद, इसका एक ब्रांड है, आशीर्वाद का आटा आता है ना, तो आशीर्वाद का एक इंचार्ज रहेगा, वही सेल्स भी देखेगा, वही प्रोडक्शन भी देखेगा, बेसिकली एवरीथिंग विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द सेम पर्सन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा कोऑर्डिनेशन को लेकर, क्योंकि एक इंचार्ज उस जगह का सब कुछ देख ले रहा है। नेक्स्ट, अटेंशन दिया जाएगा हर प्रोडक्ट के लाइन को, एवरी प्रोडक्ट विल गेट अटेंशन ओवर हियर। तो फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज आप फोकस कर रहे हो, तो ग्रोथ करना ऐसे में इजी होगा उस प्रोडक्ट को। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले में लॉस हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल था आप नहीं बता सकते, यहाँ पे लॉस हुआ तो आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि किसके वजह से लॉस हुआ, क्योंकि हर कोई अपना सेपरेट डिवीजन चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक डिवीजन में लॉस होता है ना, आप उसको पकड़ सकते हो कि भाई क्या है, सब सब प्रॉफिट में चल रहा है, तू अकेले लॉस में चल रहा है।
तो यहाँ पे पिन पॉइंट करना, यहाँ रिस्पॉन्सिबल किसी को ठहराना ईजियर है, पकड़ना ईजियर है कि कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज नंबर वन, डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब होता है मशीन्स वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, तो उसके हम कहते हैं फिजिकल फैसिलिटीज। अब देखो यहाँ पे अगर आप 10 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाओगे तो आपको 10 तरीके के फैक्ट्रीज लगेंगे, 10 लोकेशन पे फैक्ट्रीज लगेंगे, तो यहाँ पे आपको खर्चा ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज वन डिसएडवांटेज। नंबर टू, अंडर यूटिलाइजेशन रह जाएगा आपके प्लांट कैपेसिटी का। हो सकता है आपका जो मशीन है वो 24 आवर्स चलने वाला है, बट आप सिर्फ उसे 12 आवर्स चला रहे हो, तो बाकी 12 आवर्स क्या है कि आप दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि हर प्रोडक्ट आपका अलग अलग है। तो ऑल्दो आपका मशीन खाली पड़ा हुआ है, ऑल्दो आपका मशीन चल नहीं रहा है, बट यू कैनॉट यूज इट, यू कैनॉट यूटिलाइज इट, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो एकदम अलग लाइन का है। जैसे बिंगो, यहाँ पे बिंगो, बिंगो क्या बनाता है? चिप्स बनाता है, तो बिंगो चिप्स बनाता है। आशीर्वाद आटा बनाता है। यहाँ सैवलॉन है, सैवलॉन हैंड वॉश वगैरह वो सब बनाता है। तो सभी अलग अलग प्रोडक्ट है। अभी अगर बिंगो का मशीन खाली पड़ा हुआ है तो उसमें आप सैवलॉन थोड़ी ना बना दोगे, समझ रहे हो? तो मतलब वो खाली ही रह जाएगा, अंडर यूटिलाइज ही रह जाएगा। एंड एक और प्रॉब्लम है, यस, जो इंचार्ज है वो केवल अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा। वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसे उसे मिल जाए, ठीक है। एडवर्टिजमेंट करना है, अ, और मटेरियल खरीदना है, प्लांट को एक्सपैंड करना, आप बस चाहोगे कि सारे पैसे आपको मिल जाए, कंपनी के जो ओवरऑल पैसे हैं वो आपके डिवीजन में आ जाए और आप अपने प्रोडक्ट्स को चमका दो पूरे मार्केट में। भले ही आपके पार्टनर प्रोडक्ट्स, जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, आप ही के छत के नीचे वो प्रोडक्ट भी बन रहा है, पर आपको उसकी फिक्र नहीं है, आपको बस अपना प्रोडक्ट का चिंता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक बार रुक जाओ, एक बार के लिए आप इसको लर्न कर लो। खुद से हो जाता है तो वेरी गुड, अगर खुद से नहीं होता है तो आप मेरे ऐप में आकर मेरे हेल्प लेकर लर्निंग कर सकते हो। वहां पे मैंने हर चैप्टर का लर्न विद मी सेशंस बनाया है, जिसमें आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न एवरी पॉइंट, ठीक है, जहां जहां लर्निंग पॉसिबल है, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट। तो अगर आप, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी आपको कुछ मार्क्स ले आ सकता है और यहाँ से केस स्टडी भी बन सकता है। तो मेक श्योर मैं जो जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज केस स्टडी के लिए इमेजिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो आपके कंपनी ने खुद से बना के दिया। आप किस ग्रुप में जा रहे हो, किस डिवीजन या डिपार्टमेंट में आपकी प्लेसमेंट हो रही है, इसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपका वहाँ क्या रोल रहेगा, इसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने खुद से नहीं सिलेक्ट किया कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ आपका क्या रैंक रहेगा, या वहाँ आपका क्या रोल रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू यू बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये डिलिबरेटली क्रिएटेड होता है, मतलब जानबूझ के पूरा सोच समझ के बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि आपको जो आता है आप उस बेसिस पे काम करो, जिस चीज में आपकी स्पेशलाइजेशन है उस बेसिस पे आप काम करो, ठीक है। यहाँ पे रिटन रूल्स एंड प्रोसेस होते हैं जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। 2-3 पॉइंट करते हुए चलेंगे, रिवीजन हो रहा है, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, आप बस ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर थोड़ा रोक के एक बार खुद से पढ़ लेना। अभी देखो, नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे रोल क्लैरिटी रहेगा, आप किस डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है, इसकी बेनिफिट हेनरी फ्योल ने बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में इजी होता है। यहाँ पे डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज बहुत कम हो पाएगा, स्केलर चेन फॉलो हो रहा है तो। एंड इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सबको अलग अलग रोल दिया गया है, तो अगर किसी ने कुछ काम गड़बड़ किया तो आराम से पकड़ लेंगे कि किसने गड़बड़ किया, बिकॉज हर किसी का काम अलग अलग है, ठीक है। तो नो बडी कैन ब्लेम ऑन ईच अदर। डिसएडवांटेजेस क्या आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? काफी रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है, बहुत नियम कायदे से चलना पड़ता है, तो वो एक रिजिडिटी हमेशा आ सकती है, ठीक है। प्रोसीड्यूरल डिलेज होते हैं, मैं काम करने को रेडी हूं, बट जब तक मुझे इंस्ट्रक्शन मेरे सीनियर से ना आए तो आई कांट गो अहेड। तो काफी बार प्रोसेस को लेके डिले हो जाता है, ठीक है, बिकॉज अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, यहाँ रिटन रूल्स है, तो जब तक सामने वाले का इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो करना है बट रुके हुए हैं दूसरे के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं है, यहाँ बस काम से काम रखा जाता है, तुम दुखी हो या सुखी हो उनको उससे मतलब नहीं, ठीक है। आप अगर उस चेन में नेक्स्ट पर्सन है तो यू हैव टू डू द जॉब वेदर यू आर हैप्पी राइट नाउ और नॉट, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एकदम फॉर्मेलिटी चलती है।
राइट। नेक्स्ट इसका उल्टा आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन या आप अपने स्कूल में भी देखोगे एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। इनफॉर्मल ग्रुप जैसे आपका क्लास का एक ग्रुप होगा, ठीक है, नॉट जस्ट क्लास, एक ग्रुप होगा जिसमें आप भी बिलोंग करते होंगे। अब हो सकता है उसमें क्लास 11 वाले स्टूडेंट्स भी है, हो सकता है उसमें दूसरे सेक्शन वाले स्टूडेंट्स भी है, ठीक है। तो देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट पीपल, और ये स्कूल वालों ने आपको नहीं बना के दिया, आपने खुद से बना लिया ये। तो इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस में भी ऐसा होता है कि अलग अलग ग्रुप्स खुद से बन जाते हैं। एक ही जगह हो सकता है, एक ही टाइमिंग में लंच करते हैं, तो यारी दोस्ती उस तरीके से हो जाती है। तो ऑल्दो दे डोंट बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट, बट फिर भी एक ग्रुप बन जाता है, इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, ये अनप्लान्ड है, अपने आप बन गया, सिचुएशंस में से आए तो बन गया। यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स की ज्यादा वैल्यू है। अगर आप दुखी हो तो वो आपको केयर किया जाएगा, आपकी बातें सुनी जाएगी एंड ऑल दैट, वो सब किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। तो जो वहां पड़ा था जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी वैसी ही है, जो वहां एडवांटेज था इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, जो वहां डिसएडवांटेज था इसका एडवांटेज हो जाएगा, काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप बना भी सकते हो खुद से। देखो एडवांटेज क्या आएगा, सबसे पहले सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपको अपनापन लगेगा। आप जब जा रहे हो तो आपको पता है, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपको पता होता है कि आज अपने दोस्तों से मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। तो बेसिकली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यू रिलेट टू दैट प्लेस, ठीक है। आप उस प्लेस को रिलेट करते हो, आपको लगता है कि हाँ आपकी भी कोई मतलब बेसिकली एक बिलोंगिंगनेस है, यू बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी, एक ही जैसा काम, एक ही जैसा कल्चर, एक ही जगह बैठना, एक ही बातें करना, इन सब से थोड़ा ब्रेक मिल जाता है जब हम लोग इनफॉर्मल ग्रुप्स का पार्ट बनते हैं और उनके साथ भी थोड़ा मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस टू वर्क प्रॉब्लम भी मिल सकता है आपको, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मे बी आपके डिपार्टमेंट वाले आपको गलत समझेंगे या आपको छोटा समझेंगे, तो आप उनसे बात शेयर करने से बेटर है कि अपने जो अच्छे अच्छे दोस्त बनाए हैं उनसे बात शेयर करोगे, तो वो आपको हो सकता है बेटर सजेशन दे पाएंगे। तो ये एक बेसिकली एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है आपको, ठीक है, अपने बात शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म हो सकते हैं आपके ग्रुप का। हो सकता है जो रूल्स रेगुलेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से मैच ना करे, तो ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखना है, ग्रुप को पीछे रखना है, तो यहाँ पे आ सकता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई भी तरीके के चेंज को लाइक नहीं करता, दे प्रेफर स्टेटस को। स्टेटस को हम लोग कहते हैं जो जैसा है वैसे ही रहने दो। तो इनके तरफ से ना काफी रेजिस्टेंस आ सकता है टुवर्ड्स एनी चेंज। और आप कर सकते हो र्यूमर, कर सकते हो, इजी सा पॉइंट है र्यूमर, पॉइंट नंबर 5, इजी सा पॉइंट है। तो र्यूमर क्या है, मतलब बेसिकली इनफॉर्मल ग्रुप्स में यही सब चलता रहता है, ठीक है, एक दूसरे के बारे में बुराई करते हैं, ठीक है। कौन क्या कर रहा है, हो सकता है झूठ झूठ ज्यादा चलता है, र्यूमर ज्यादा फैलता है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि कोई लिखा पढ़ी में तो काम करना नहीं है, साइन करके कुछ देना नहीं है, मुंह से बोलना है, तो बोलने का कुछ भी बोलो। तो इस तरीके से यहाँ से रूमर्स ज्यादा फैलते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस आप एक बार कर लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। जनरल एक फ्रेम माइंड में रख के चलोगे तो ये आराम से हो जाएगा, इजी टॉपिक है, वैसा कोई बड़ा टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट कम्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन क्या होता है, जब सीनियर अपने जूनियर को काम असाइन करता है, ठीक है, असाइनिंग द वर्क और पार्ट ऑफ हिज वर्क टू अदर्स, ठीक है, और साथ में उनको अथॉरिटी भी दिया जाता है, पावर भी दिया जाता है टू कंप्लीट दैट वर्क, तो इसे हम कहते हैं डेलीगेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हमने डिस्कस किया था हेनरी फ्योल का जब पॉइंट कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन समझाया था। डिसेंट्रलाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर भी आ चुका है एग्जाम में, तो अभी वो टॉपिक थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अपने एंड से देख सकते हैं, बिकॉज वो एग्जाम में पिछली बार आ गया है। तो ये हम लोग इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब सीनियर अपने जूनियर से काम कराता है अपने, बिकॉज एक सीनियर हर काम नहीं कर सकता है, सपोज एक अकाउंट्स मैनेजर है, तो अकाउंट्स मैनेजर इज नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग, उसके अंडर में लोग रहेंगे, वो काम को डिवाइड कर देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहेगी, ठीक है, काम पूरा उसी को करना है, बट वो दूसरों से करवाएगा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी हिज ओनली, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। सारा काम वो नहीं कर सकते, 24 आवर्स है ना, तो 24 आवर्स वो पूरा नहीं दे सकते, तो दे नीड हेल्पर्स, ठीक है। यहाँ स्केलर चेन फॉलो हो जाएगा, इसकी बेनिफिट हेनरी फॉल ने बताया था।
और स्केलर चेन आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एक सीनियर रहेगा, वो किसको कम्युनिकेट करता है, अपने जूनियर्स को कम्युनिकेट करेगा। तो बेसिकली स्केलर चेन की जो बेनिफिट है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप यहाँ पे फॉलो हो सकती है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा। जिसको जिसको भी ये अपना काम डेलीगेट करेगा वो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे होगा, मतलब जिसको जो काम आता है बेस्ड ऑन दैट ये अपने काम को डेलीगेट करेगा। अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें हैं, कोई बैलेंस शीट अच्छा बना लेता है, कोई जर्नल में अच्छा है, कोई ट्रायल बैलेंस में अच्छा है, तो सब कोई अलग अलग लेवल में अच्छे होते हैं। अकाउंट्स मैनेजर बेस्ड ऑन योर एबिलिटीज आपको एक पर्टिकुलर टास्क देगा। आप अगर यंग हो, अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बोलेगा तुम जर्नल एंट्रीज कर लो, ठीक है। कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस, उसको बोलेगा तुम बैलेंस शीट कर लो। तो इस तरीके से सब कोई काम कर लेंगे और फिर फाइनल वर्क इसके पास आएगा फॉर फाइनलाइजेशन। क्विकर डिसीजंस यहाँ पे हो पाएगा। क्विकर डिसीजंस इस कारण से कि जो जूनियर्स है उनको क्या दिया गया, उनको अथॉरिटी दिया गया है, उनको पावर दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टास्क दे दिया, उनको पावर भी दिया है, तो उनको बार बार कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा सीनियर से। द जूनियर्स कैन टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन बिकॉज दे हैव बीन गिवन अथॉरिटी आल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से काफी डिस्कशंस और ये सब परमिशन लेने में टाइम बच जाएगा, ठीक है। और मोटिवेशन भी मिलेगा सबॉर्डिनेट्स को। सबॉर्डिनेट को लगेगा कि हम लोग सीनियर का काम कर रहे हैं, सीनियर उनसे काम करवा रहा है, तो उनको मोटिवेटेड फील होगा कि और किसी से भी करवा सकता था, बट हमारे को चुना गया है, तो मतलब जरूर कोई टैलेंट दिखा होगा हमारे सीनियर को, हमने कोई टैलेंट दिखा होगा, तो ही तो हम हमें सिलेक्ट किया है। तो इस तरीके से उनको मोटिवेशन फील होगा अपने जॉब में, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक बच जाता है, बट वो टॉपिक मैंने हेनरी फेयोल के टाइम में भी समझाया था, जब हेनरी फेयोल का हम लोग पॉइंट नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे भी हमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पे डिस्कशन किया था। एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है, जो वो लास्ट ईयर भी आ चुका है, तो वो आप एंड में एक बार अपने एंड से देख लेना, ठीक है। अगर आपको मेरे से ही करना है तो मेरा फुल वीडियो जो है यूट्यूब पे, वहां से आप कर सकते हो, मैंने फुल वीडियो में समझाया है। अभी रिवीजन में आई एम ओनली टेकिंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो यहाँ पे वो मैं नहीं करवाता, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।